बात हम करेंगे व्यंजन की, और व्यंजन को देखेंगे कि व्यंजन है क्या। तो व्यंजन की बात करें तो हमें देखो स्वर के बारे में जब समझा था तो हमें एक बात याद होगी कि स्वर क्या थे, वो थे स्वतंत्र और पूर्ण थे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर वे वर्ण जो अपूर्ण हैं और वे जो अस्वतंत्र हैं, अपूर्ण भी हैं अस्वतंत्र भी हैं, तो हम उन्हें जो है वो आप क्या कह देंगे, व्यंजन कह देंगे। इन्हें अस्वतंत्र क्यों कहा है? इन्हें अस्वतंत्र इसलिए कहा है क्योंकि ये अकेले किसी भी जगह पर नहीं लग सकते। जब आपको अकेला उनको लगाना है तो वो हमेशा आधे रूप में लगेंगे, और यदि पूरा दिखाना है तो उसमें कोई ना कोई स्वर लगेगा। यदि आपने लिखा है माँ, केवल माँ लगा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो हलंत है, तो हलंत है, तो जब आप इसका प्रयोग करेंगे, जब आप किसी भी, जैसे आपको लिखना है मयंक, ठीक है, तो मेरे पास मान के चलो कि यहां पर माँ नहीं है, मुझे इस माँ को रखना है, तो क्या मैं इस माँ को रखूंगा, ये पूरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये अपूर्ण है भाई, इसमें अभी भी स्वर नहीं जुड़ा है। लेकिन जब आप इसमें स्वर जोड़ दोगे तो यहाँ पर माँ प्लस आ पूरा होगा, और फिर यहाँ पर वो लग जाएगा, और फिर बनेगा मयंक। मतलब ये अस्वतंत्र है, ये अकेला कहीं पर भी नहीं लग सकता है, और इसकी जो व्यवस्थित, जो एक कह सकते हैं कि इसकी जो रियल आइडेंटिटी होती है वो इनकम्प्लीट रूप की होती है, मतलब ये आधी होती है, ठीक है, ये आधा लग सकता है। जैसे यदि मुझे लिखना है, जैसे लिखा है प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर लिखा हुआ, तो प्लॉटर में क्या देखा आपने, पा जो है वो आधा देखा, ठीक है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है तो हमने इसको आधा लगा दिया, लेकिन स्वर को आधा नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि यदि जो इसका मूल रूप होता है वो एक, इसके नीचे एक डंडी सी लगी हुई होती है, जो मैंने इस तरीके से बताया आपको, ये डंडी जो होती है उसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। देखो ये लिखा है, व्यंजन का मूल रूप हमेशा हलंत के साथ लिखा जाता है, तो इसमें हलंत होगा कब? जब वो उसका मूल रूप होगा, लेकिन जब उसमें कोई स्वर ऐड होगा तो वो हलंत स्वतः ही ऑटोमेटिकली जो है वो हट जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने इसमें कोई स्वर लगा दिया तो हम इसको जो है वो हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे क, ख, ट, पा, इन सब के नीचे जो है वो हलंत लगा है, ये इसके मूल रूप है। चलिए आगे बात करते हैं, हम इसके प्रकार की बात करेंगे, इनके टाइप की बात करेंगे, और हमारे पास जो है वो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके व्यंजन के 3 प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श की, फिर हम अंतस्थ देखेंगे, फिर हम ऊष्म देखेंगे। इनके पहले हम इसको संख्या देख लेते हैं। हमारे पास टोटल संख्या कितनी थी? 33 थी व्यंजनों की, ठीक है, 33 थी। अब 33 कैसे? 25 क्या है आपके स्पर्श, अंतस्थ कितने हैं? 4, ऊष्म कितने हैं? 4। जब आप इनको जो है वो ऐड करेंगे, 25 + 4 29, 29 + 4 33, तो हमारे पास जो टोटल संख्या हो जाएगी आपकी किस चीज की? व्यंजन की, तो वो होगी आपके पास 33। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें देखनी है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसे हम आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए बात हम करने वाले हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन जो है, पहले हम देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन है क्या। देखो स्पर्श का मतलब होता है टच करना या छूना। तो अब आप कहेंगे सर यहां पर स्पर्श व्यंजन को हम कह रहे हैं स्पर्श करना या टच करना या छूना, तो ये किसको छू रही है और ये किसके छूने पर यहां पर उच्चारण हो रहा है, ठीक है। किसको छूना और कौन छूना, ये 2 प्रश्नों को हम यहां पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन छू रहा है। तो कौन छू रहा है? तो यहां पर जीव या हवा। कौन छू रही है? या तो जीभ छू रही है, या जो कंठ से हवा निकल रही है वो छू रही है, ठीक है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीव एवं हवा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर किसको छू रही है, तो मैं बताता हूं कि मुख के किसी विशेष अंग को स्पर्श करती है, ठीक है। किसको? मुख के किसी विशेष अंग को स्पर्श करती है। अब आप कहेंगे सर ये विशेष अंग क्या है, तो विशेष अंग है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत
और ओष्ठ। ठीक है, पिछले हमने स्वर की स्लाइड में देखा है कि यहाँ पर कंठ कहाँ होता है, तालु कहाँ होता है, दंत कहाँ होता है, ओष्ठ कहाँ होता है। ठीक है, तो यही जो है वो इसके विशेष स्थान है, उनको जब स्पर्श करती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इतना क्लियर है? तो हम इसे थोड़ा सा हम आगे समझते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहां पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। देखो हमारे पास टोटल संख्या कितनी है, 25 है, 25 है। हम 25 को 5 वर्गों में बांट देंगे। तो जब हम 5 वर्गों में बांटेंगे तो प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होंगे, तो 5 वर्ण होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में जो है वो 5 वर्ण होंगे। जैसे यदि हम बात करें का वर्ग, ठीक है, तो का वर्ग में हमने किसको रख दिया है, हमने का को रख दिया, खा को रख दिया, गा को रख दिया, घा को रख दिया, गा को रख दिया, हमने इन चारों को रख दिया। यदि हम चा वर्ग की बात करेंगे तो च, छ, जा, झा और यहाँ रख दिया है। ठीक है, टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण रख दिया है। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न रख दिया है। और पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म रख दिया है। ठीक है, तो ये जो है वो हमने रख दी है। का वर्ग में 5 है, टा चा में 5 है, टा में भी 5 है, ता में भी 5 है और पा में भी 5 है। ये पहले ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें हम वर्गों में रखते हैं। किस में रखते हैं, वर्गों में रखते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिएगा ये लाइन आपको मिल जाएगी कि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इस स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। बाकी आप अंतस्थ और ऊष्म देखेंगे, उनमें इनको वर्गों में नहीं रखा है, लेकिन स्पर्श व्यंजन को रखा हुआ है। चलिए इनके उच्चारण स्थान की बात करते हैं। हमारे पास जो का वर्ग है, का वर्ग मतलब का, खा, गा, घंगा, उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा कंठ मतलब गला। ठीक है, अब यहाँ पर जो चा वर्ग है मतलब च, छ, ज, झ, ञ, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालु। ठीक है, टा वर्ग जो है मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण, इनका जो उत्पत्ति स्थान होगा वो होगा मूर्धा। ता वर्ग जो है, जो कि है ता, था, दा, ध, न, उनका होगा दंत। और जो पा वर्ग है प, फ, ब, भ, म, इसका होगा आपका ओष्ठ। मतलब कह सकते हैं कि हर वर्ग का अपना एक उच्चारण स्थान है। यदि आप वर्ग को याद रख लेते हैं, आपसे पूछा जाता है टा, तो आप कहेंगे टा जो है वो टा वर्ग का है और टा के पहले मूर्धा लिखा था, मतलब मूर्धा होगा। ठीक है, आपसे कहा जाए फा, तो आप कहेंगे फा जो है वो पा वर्ग में और पा के वर्ग के पहले क्या लिखा गया है, ओष्ठ लिखा गया है। ठीक है, मैं कहूंगा ख, आप कहेंगे खा जो है वो का वर्ग का है और उसके पहले क्या लिखा गया है, कंठ लिखा गया है। मतलब यहां पर आपको वर्ग को याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, उसी से आप यहां पर आप उनके उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं। मुझे आशा है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे हम यहां पर बढ़ने वाले हैं। ये जो नीचे 2 लाइनें लगी हुई हैं, अघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, ये क्या पता क्या लिखा हुआ है, आप यही सोच रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए। होता क्या है, यहां पर घोष का मतलब होता है कंपन। और कंपन क्यों होता है, जब हवा तेजी से जब निकलती है, ठीक है, तो वहां पर एक हल्का सा जो है वो कंपन होने लगता है। तो क्या होता है, कभी कभी व्यंजन को बोलने में कंपन होता है और किसी व्यंजन को बोलने में कंपन नहीं होता। तो कंपन जब होता है तो हमने उसको सघोष कह दिया, और कंपन नहीं होता है तो हमने अघोष कह दिया। फिर से समझेंगे, यदि कंपन होगा तो हम सघोष कहेंगे और कंपन नहीं होगा तो हम उसको जो है वो अघोष कहेंगे। अघोष सघोष, क्लियर है? कंपन होना सघोष, कंपन नहीं होना अघोष। अब देखते हैं, हम इसको बांटते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो वर्ग हैं, लेकिन वर्गों के हिसाब से इस तरीके से नहीं बांटेंगे, हम इनको इस तरीके से डिब्बे वाइज डिब्बे बांटें। जैसे हमने बात की का, चा, टा, ता और पा, ये कौन से घोष में आते हैं, तो आप यहां लगाएंगे अघोष। दूसरी वाली लाइन ख, छ, ठ, था और फ, ये किस में आते हैं, ये भी आते हैं अघोष। मतलब इनको बोलने में भी मुख में कंपन नहीं होता। थटा, इसमें जो है वो तीसरा है आपका ग, ज, ड, द और ब, इनको बोलने में क्या होगा, कंपन होगा, इसलिए सघोष होंगे। ठीक है, घ, झ, ढ, ध और भ,
इनको बोलने में जो है वो कंपन होगा, इसलिए सघोष होंगे, और इनको बोलने में भी कंपन होगा, इसलिए सघोष होंगे। मतलब आप यदि थोड़ा सा इसे सिस्टोमेटिक रखना चाहते हैं तो पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं अल्प प्राण की और महाप्राण की। ये क्या चीज है भाई? तो अल्प प्राण और महाप्राण को समझने पहले हम प्राण को समझ लेते हैं। प्राण में क्या होता है कि आप कितना वायु बल लगा रहे हैं किसी भी व्यंजन को बोलने में। अब वायु बल या तो कम लग सकता है या तो ज्यादा लग सकता है। यदि कम लगेगा तो अल्प प्राण होगा, ठीक है, और ज्यादा लगेगा तो महाप्राण होगा। जैसे मैंने बोला अ को बोलते समय जो है आपका ज्यादा प्राण या ज्यादा वायु निकल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात किस चीज की कर रहे हैं? व्यंजन की। तो व्यंजन के तौर पर भी समझ लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें, मैंने बोला क, तो क को बोलते समय क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, ठीक है। और यहां पर जो है वो वायु बल भी क्या लग रहा है आपका? कम लग रहा है। लेकिन यदि मैं बोलूंगा ख, तो इसको बोलते समय वायु बल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। क कम, ख ज्यादा, ग कम, घ ज्यादा, ठीक है। च कम, छ ज्यादा, ज कम, झ ज्यादा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वायु बल जो है वो किसी में कम लग रहा है, किसी में ज्यादा लग रहा है। तो हम इसी तरीके से हम इनको भी बांट देंगे। कम लगेगा तो अल्प प्राण। तो का, चा, टा, ता और पा, इनको बोलने में वायु बल कम लगता है, इसलिए आप इन्हें अल्प प्राण कहेंगे। दूसरी वाली लाइन में ज्यादा लगेगा तो महाप्राण, तीसरी वाली में कम लगेगा तो अल्प प्राण, चौथी वाली में जो है वो ज्यादा लगेगा तो महाप्राण, पांचवी वाली में कम लगेगा तो अल्प प्राण आप इसे कह देंगे। क्लियर है? अब इसे आप थोड़ा सा सिक्वेंसली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा कि यहाँ पर अल्प प्राण है, ठीक है। इसके बाद एक बार फिर जंप करो, महाप्राण ज्यादा, फिर जंप करो, फिर कम, फिर ज्यादा और फिर कम। मतलब सीक्वेंस देखोगे तो अल्टरनेट तरीके से आए, कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम। क्लियर? तो ये जो है वो आपका हो गया। एक चीज और समझेंगे यहाँ पर कि सबका उत्पत्ति स्थान तो देख लिया, लेकिन ये जो पांचवा रूप होता है ग, य, ण, न और मा, इनका जो उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है नासिका, मतलब नाक। यहाँ पर नासिका के द्वारा जो है इन पांच वर्णों का, पांच व्यंजनों का, पांच स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण होता है, ठीक है।